रिकवरी का काम इतना एलेबोरेट है, इतना वसी काम है, क्योंकि ये कई साल का मामला है एडिक्शन। और जो रिकवरी का काम है वो एनॉर्मस वर्क है, काफ़ी ज़्यादा काम है। लेकिन अगर उसको ना करें तो फुर्सत ही फुर्सत है। फिर बंदा चाहता है कि मैं जॉब पे चला जाऊँ या बिज़नेस कर लूँ या यूनिवर्सिटी चला जाऊँ। और असल में जो काम करने की ज़रूरत है वो रिकवरी का काम है, अपने आप को बहाल करने का काम है। क्योंकि एडिक्शन से जो रिकवरी है ये खाली विल पावर का काम नहीं है। अच्छा, जो रिकवरी का काम है ये एक बहुत एलेबोरेट वर्क है। और एडिक्शन का मामला आज से कोई 250-300 साल पहले ये समझा जाता था कि ये टोटली इखलाकी मामला है। और बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि इखलाकी मामला है तो उसको डांट डपट के ठीक किया जाए, आइसोलेट करके ठीक किया जाए। पहले ये समझा जाता था, आज से 250-300 साल पहले समझा जाता था कि ब्रेन की बीमारी सिर्फ चोट से होती है, कि अगर ब्रेन को चोट ना लगे तो ब्रेन को कोई बीमारी नहीं होती। और उस ज़माने में समझा जाता था कि एडिक्शन और डिप्रेशन और थॉट डिसऑर्डर और मूड डिसऑर्डर ये सारे मॉरल मामलात हैं, ये अखलाकियात का मामला है। अगर किसी को डिप्रेशन होती थी तो लोग कहते थे कि नाशुक्रा है, यानी कोई मॉरल इशू समझा जाता था। एडिक्शन को तो 50 साल पहले तक भी मॉरल इशू समझा जाता था कि ये कोई ऐसे लोगों का काम है जो घटिया लोग होते हैं, उनका काम है ड्रग्स करना। अभी 50 साल पहले हमारे देखने में भी ये बात आई कि जो एडिक्शन का मामला है ये सिर्फ मखसूस था कि जो लोग भी एडिक्शन में होते हैं ये ठीक लोग नहीं होते। लेकिन फिर 1956 में ये डिस्कवरी सामने आई कि बिल्कुल ठीक ठाक लोग, नेक लोग, परहेजगार लोग और अच्छे लोग और बुरे लोग, तमाम किस्म के लोगों को एडिक्शन का सामना हो सकता है। और इसकी बुनियादी वजह मूड की ख़राबी है, किरदार की ख़राबी हरगिज़ नहीं है। अभी भी मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ जो बड़े रेगुलरली बात करते हैं कि इशादी नमाज़ पढ़ के थे, फिर मैं थोड़ा 2 पैग शराब पीती थे, फिर मैं जाके थे कुरान पढ़े आते, उस तो बाद में जाके सो गया। तो वो इस तरह बात कर रहे होते हैं जिससे यकीन हो जाता है कि वाकई ये बहुत ठीक ठाक लोग हैं। और जब एक्सप्लोर करते हैं तो वो ठीक ठाक लोग ही होते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन फिर साइंस ने कहा कि जब कोई ड्रग्स में पड़ जाता है या अल्कोहल का इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर किरदार की ख़राबियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ड्रग्स मैग्नेट के तौर पर किरदार की ख़राबियाँ अट्रैक्ट करते हैं। और झूठ बोलना, दूसरों को तंग करना, वादा खिलाफ़ी करना, छोटे मोटे चोरी चिकारी, कोई जराइम या इस तरह के काम वो करने लगते हैं। और जितना भी वक्त गुज़रता है करैक्टर डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा वो जमा हो जाते हैं। जब हमारे पास आते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स तो घर वाले इन सब चीज़ों बड़े तंग होते हैं, उनके झूठ से तंग होते हैं। और उनके जो उल्टे काम है, चोरी चिकारी, जुराइम, पुलिस का सामना, कोर्ट कचहरी का सामना, जेल जाने के भी मामलात आम हैं। तो जाहिर बात है ये सारे मामलात उसी तरह पेश आते हैं जिससे कि फैमिली बहुत परेशान होकर इलाज के बारे में सोचती है। लेकिन जब पेशेंट आता है तो वो टोटली इस बारे में ब्लैंक होता है कि उसे क्यों भेजा गया है। और अगर उसे पूछा जाए कि आपका क्या मसला है तो वो कहता है मेरा तो कोई मसला नहीं। अभी कल ही इस्लामाबाद में एक पेशेंट दाखिल हुआ है, उसके घर वालों ने क्राइसिस इंटरवेंशन के लिए टीम मंगवाई, सारी डिटेल बताई, हर चीज़ बताई। और जब टीम गई तो तलाल साहब से मुलाकात हुई पेशेंट की, तो पेशेंट कहता है चले जी, वो यानी ही वॉज मोर देन रेडी टू गो, वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि पेशेंट तो मेरे से भी ज़्यादा तैयार है जाने के लिए, तो कोई इंजेक्शन देना है कि नहीं देना। मैंने कहा तकल्लुफ़न दे ही दें, कोई पता नहीं गड्डी च जाके कभी मैं नगवा करके लेके जा रहे। कुछ तरह के वाक़यात भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसको केमिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। फिर आज सुबह मेरी उसके घर वालों से बात हुई तो उसने कहा कि कई दफ़ा हम
पुलिस कॉल करते थे कनाडा में, जब वो कनाडा में रहते थे तो पुलिस कॉल करते थे तो पुलिस आके उससे बातचीत करती थी और थोड़ी देर के बाद हमें कहती थी कि मुंडा ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ चंगा भला है, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ को प्रॉब्लम लग गया। ऐसे को वाक़यात से कभी आपका सामना पड़ा कि किसी ने आपको भी कहा कि मुंडा ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ चंगा भला है तो फिर ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ को प्रॉब्लम है? वो इतना अच्छी तरह इफ़ेक्टिवली पुलिस को कन्विंस कर लेते हैं। और अभी भी हमारे जो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं उनको बहुत आसानी से चुटकियों में कायल कर लेते हैं पेशेंट मैनेजर्स को, जिनको कोई हिस्ट्री पता नहीं होती। हम फिर उसका कोई ना कोई हल निकालते हैं। जैसे कि अब जो TLC रिपोर्ट होती है पेशेंट की, जो भी पेशेंट दाखिल होता है तो उसकी TLC रिपोर्ट यानी उसके पेशाब की जो मुकम्मल रिपोर्ट होती है, उसके पिछली जानिब फैमिली ने 5 नुकात लिखे होते हैं कि हमने मरीज़ को क्यों दाखिल कराया। 5 नुकात लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5। वो असिस्टेंट मैनेजर्स के लिए होता है क्योंकि वो उन्होंने हैंडल करनी होती है फ़ाइल, तो कोई ना कोई उसका हल फिर तलाश करते हैं। फिर इसी तरीके से जब फैमिली आती है, टच एंड गो मीटिंग स्टार्ट होती हैं, तो फैमिली को बड़ी परेशानी होती है कि मरीज़ के सामने जाएंगे तो मरीज़ कहता है कि मुझे क्यों दाखिल कराया, तो टच एंड गो मीटिंग में कोई बात भी नहीं करनी होती और पेशेंट तो पूछ रहा होता है अपने घर वालों को कि क्यों कराया है, और घर वालों को अपनी नर्वसनेस की वजह से ये बताना मुश्किल होता है कि तुमने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि तुम्हें दाखिल कराना पड़ा। तो उसके लिए फिर अब ये चेंज किया है कि जब पहली दफ़ा घर वाले मिलने जाते हैं पेशेंट को फर्स्ट टच एंड गो मीटिंग में, तो एक छोटा सा लेटर लिख के ले जाया करें और जब पेशेंट से मिले तो पेशेंट को ऐसे करके ना पकड़ा दिया करें। हाँ, बिल्कुल पकड़ा के। ऐसे कई दफ़ा पेशेंट भी पकड़ाने की कोशिश करते हैं, तो घर वाले भी वो लेटर पकड़ा दिया करें जो कि वो बाद में पढ़ सकता है, जिसका क्वेश्चन ये है कि तुम्हें क्यों दाखिल कराया, जैसे मुझे क्यों निकाला, तो उसका जो जवाब है वो उसके अंदर लिखा हो पहली टच एंड गो मीटिंग के बाद। और अगले दिन भी जो वो पूछे तो उससे नेक्स्ट डे उसका जवाब, जो अगले दिन पूछे तो उससे नेक्स्ट डे उसका जवाब होना चाहिए। अच्छा, हम हर वक्त कोई इनोवेशन करते रहते हैं, एवरी डे तो हम डिस्कस करते हैं ये चीज़ें। जो पेशेंट भी आते हैं तो पेशेंट अपसेट होते हैं, वो अनसर्टेनिटी का शिकार होता है कि पता नहीं अब क्या होगा। जैसे उन्होंने कि नशा नहीं अब कर सकता मैं, कोई महबूबा से भी रब्ता ख़त्म हो जाता है। ये अपसेट होना जो है, नॉर्मली लफ्ज़ जो अप इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी में, वो किसी और मकसद के लिए होता है, जैसे अपलिफ्ट या अपग्रेड। कोई लफ्ज़ आते हैं जो अप से शुरू होते हैं। अच्छा, ये जितने भी बाकी सारे लफ्ज़ हैं अंग्रेज़ी में जो अप से शुरू होते हैं, इसमें कोई बेहतरी की बात होती है, अपग्रेड, अपलिफ्ट, अपडेट, तो इसमें कुछ गेन की बात है। जबकि अपसेट जब लफ्ज़ बोलते हैं तो इसमें कुछ खसारे की बात, कुछ घाटे की बात है। जैसे कि आप कहते हैं कि आपका पेट या स्टमक अपसेट है या पेट अपसेट है, यानी सेट नहीं है, तो यहाँ मनफी चीज़ है। तो होना तो वैसे चाहिए था कि अपसेट की बजाय डाउन सेट कहा जाता कि मरीज़ डाउन सेट है, लेकिन अंग्रेज़ों की मर्ज़ी है। अंग्रेज़ सारी दुनिया पे राज करते रहे हैं तो उन्होंने मर्ज़ी है कि BUT बट और PUT पट नहीं होता, PUT पुट होगा, और जो अंग्रेज़ कहेंगे वो दुनिया मानेगी। तो उन्होंने इसका नाम रखा अपसेट। तो हमने अब निज़ाम में ये कुछ चीज़ बाकायदा स्ट्रक्चर करके मेजर करके शामिल किया है। बहुत सी चीज़ें पहले भी हैं लेकिन उनको बाकायदा नापा तोला नहीं जाता। लेकिन अब हमने अंदाज़ा करना शुरू कर दिया है कि जब पेशेंट आया है तो वो कितना अपसेट है और जब पेशेंट जा रहा है तो वो कितना सेट है। ये हमने एक मेजर करना शुरू कर दिया है कि जैसे कोई पेशेंट आता है तो लाजमी बात है कि वो अपसेट होता है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ चंद घंटे के लिए नहीं, ज़्यादा देर अपसेट होते हैं। और जब वो अपसेट होते हैं तो हमने उनको सेट करना होता है। ये एक सिंपल सी बात है। घर वाले भी अपसेट होते हैं, जब तक मरीज़ दाखिल नहीं होता तो किसी और वजह से अपसेट होते हैं। जब मरीज़ दाखिल हो जाता है तो फिर इस वजह से अपसेट हो जाते हैं कि हमने ये जो फ़ैसला किया है, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उठाई है,
अल्लाह खैर करे, इस फैसले का नतीजा बखैर हो। लेकिन जब कोई आता है तो वो अपसेट होता है, और हमने उसका अब एनालिसिस करना शुरू किया है कि कितने परसेंट अपसेट है, क्योंकि कोई परसेंट 1 से 100% के दरमियान अपसेट हो सकता है कि जी 30% अपसेट है, 40% अपसेट है, या 50% है, या 100% है। वो इंडिया के एक बहुत बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं जिनका नाम है प्रेम चोपड़ा, और उनका एक मशहूर डायलॉग था कि मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। जब भी कोई आता है तो अब हम बताएंगे अपने फाइल में खुफिया कोड्स के ज़रिए, जो कि हम समझेंगे, प्रोफेशनल्स आपस में समझेंगे कि बंदा कितने % अपसेट है। अच्छा, जब कोई अपसेट है तो अपसेट होने के 4 हिस्से हैं, जो कि कोई बंदा अपसेट हो सकता है रिहैब में, 4 हो सकते हैं रीज़न्स उसके। लेकिन दूसरा है कि फ़िज़िकली अपसेट होना, दर्दें होना या कोई चीज़, ये नहीं किसी ने जिक्र किया, वो होती नहीं है यहाँ ज़्यादा, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन नशे के ज़माने में फ़िज़िकल सेहत ख़राब होना कई पहलुओं से ये भी अपसेट होने की निशानदेही है। और सोशली अपसेट होना नशे के मरीज़ का, जब वो हमारे पास आए कि उसको क्या क्या नुकसानात पहुँच चुके हैं, उसकी लाइफ कितनी अनमैनेजेबल है, कितनी बर्बादी आई है। ज़्यादातर पेशेंट समझते हैं कि उनको कोई बर्बादी का सामना नहीं था, क्योंकि उनकी फैमिली ने उनको कभी महसूस नहीं होने दिया होता कि उनको कोई बर्बादी का सामना है। फैमिली वाले नुकसानात को पूरा करते रहते हैं, साथ साथ पूरा करते रहते हैं। बंदा जब अपने अब्बा को देखता है तो कहता है मेरी खैर है, कोई बर्बादी नहीं है, क्योंकि अब्बा बहुत बड़ी सपोर्ट होता है। ये जो अनमैनेजेबिलिटी है, जिसे कहते हैं कि ज़िंदगी गैर मुनज़्ज़म हो जाती है या बंदे की ज़िंदगी अपसेट हो जाती है, जिसमें बदनामी का पहलू शामिल है, जिसमें तालीम ख़राब हो जाती है, जॉब ख़राब हो जाता है, भरोसा नहीं रहता, लोग एतमाद नहीं करते, लोग अजीब नज़र से देखते हैं, लोग बदनाम कर देते हैं। ये भी अपसेट होने का एक तरीका है जिसको सोशली अपसेट कहा जा सकता है। और फिर एक होता है स्पिरिचुअली अपसेट, कि वो बंदा अपने आप को भी पसंद नहीं कर रहा होता। यूजुअली पेशेंट अपने आप को बहुत नापसंद कर रहे होते हैं और कभी बहुत बुरा भला भी कह रहे होते हैं अपनी ही हरकतों की बुनियाद पर, अपनी प्राइवेसी में, अकेले में अपने आप को कुछ ना कुछ मनफी रिमार्क्स, गाली गलोच अपने साथ करते हैं। और एक है कि उनका जो रिलेशनशिप है किसी ऐसी ताकत से नहीं रहा होता, नशे के अलावा किसी ऐसी ताकत से रिलेशनशिप नहीं रहा होता जिसके साथ चिमट के बंदे को थोड़ा सहारा सा महसूस हो। हर इंसान ने कोई ना कोई हायर पावर, कोई खुदा पे यकीन रखा होता है, जो कि ऐसे मौक़ों पे काम आता है जब कोई बेयकीनी की कैफियत होती है, जब कोई ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना होता है और कोई रोशनी की किरण नज़र नहीं आती, तो बंदा कहता है यार अल्लाह करेगा। तो फिर हम जो अल्लाह के साथ क्लिंग करते हैं, या अपने अब्बा के साथ क्लिंग करते हैं, या माँ बाप के साथ या दोस्तों के साथ हम जुड़ते हैं, जो मैं नहीं कर सकता ये करेंगे, तो उससे एक स्पिरिचुअलिटी की खुशबू आती है। तो हमने कहा कि फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल अपसेट होता है वो। लेकिन जब मैंने आपसे पूछा और आपने 100%, 200% और 300% बताया, तो आपके ज़हन में सिर्फ साइकोलॉजिकल अपसेट होना था। क्या आप में से कोई इस वजह से अपसेट था कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है या गैर मुनज़्ज़म हो चुकी है, वर्क नहीं कर रही, फंक्शनल नहीं है, डिसफंक्शनल है, या उसकी कोई बदनामी हुई है? तो जो हम हिसाब किताब फैमिली से पूछ के या पेशेंट से पूछ के रखेंगे, उसका भी रखेंगे कि वो किस दर्जे ज़िंदगी अपसेट है। तो शुरू में अगर कोई पेशेंट कहता है कि मेरी लाइफ की जो बर्बादी है बस वो 10% अपसेट है, 90% मेरी लाइफ ठीक है, तो क्या इम्कान है कि 50 दिन के बाद वो क्या कहेगा? अगर पहले दिन वो कहता है कि मेरी जो सोशल या दुनियावी बर्बादी है वो 10% है, अगर वो पहले दिन ये कहता है, तो 50वें दिन क्या हो सकती है? ये जो बदनामी है, जो सोशल बर्बादी है, ये अंडरस्टैंड करना 100 दिन के इलाज का अहम हिस्सा है कि बंदे को पता चल जाए कि मेरी ज़िंदगी
बर्बाद है और बर्बादी की वजह नशा करना है। और नशे की वजह इससे है कि मुझे नशा माफ़क नहीं है, डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट समझना है कि जो दूसरे लोग हैं वो नशा करके महफूज रह सकते हैं, मैं नशा करके तो महफूज नहीं रह सकता। और अगर मैं थोड़ा नशा करना चाहूँ तो मुझे ज़्यादा नशा करना पड़ता है, और मैं ज़्यादा नशा करूँ तो मुझे थोड़ा असर होता है, और मैं कोई वक्त नहीं देखता, मैं कोई जगह नहीं देखता, मैं कोई मौका नहीं देखता, मैं बिल्कुल नशे के मामले में पावरलेस हूँ। तो ये चीज़ें जिसे गौर से देखने की ज़रूरत होती है, तो इन चीज़ों को बढ़ावा देने की ज़रूरत होती है। अगर कोई पेशेंट डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट समझ जाए कि बीमारी क्या है, क्यों मैं नशा नहीं कर सकता जबकि बाकी लोग कर सकते हैं। पेशेंट अक्सर जब उन्हें कहें कि नहीं आप नहीं कर सकते, आपके दूसरे जानने वाले जो नशा करते हैं वो शायद कर सकते हैं, तो वो कहते बड़ी ज़्यादती है, ऐसे फिर बिल्कुल इंसाफ ना हुआ। ये तो बिल्कुल इंसाफ की बात नहीं है कि मुझे जो नशा बहुत अच्छा लगता है तो मैं नहीं कर सकता और दूसरे लोग जो हैं वो कर सकते हैं, तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। इस दुनिया का जो सॉफ्टवेयर है वो इंसाफ पे मबनी नहीं है। हमारी डिज़ायर हो सकती है इंसाफ की, लेकिन इस दुनिया का जो सॉफ्टवेयर है, जहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और हम लोग चरगा खा जाते हैं और बहुत मज़े लेके खाते हैं, एक लाश के साथ ये सलूक करते हैं। जब हम खुशी खुशी बकरे खा जाते हैं तो बकरे को इतनी खुशी नहीं होती। तो दुनिया का सॉफ्टवेयर यही है, इसमें जो कुछ होता है बस होता है, और हमारी डिज़ायर हो सकती है ऐसा ना हो, और वो डिज़ायर अगर हद में हो तो अच्छा गुजारा होता है, लेकिन अगर वो डिज़ायर हद से बढ़ जाए तो इसको न्यूरोसिस कहते हैं। आपने साइकोसिस का नाम सुना होगा और वो आप पहचानते भी हैं, लेकिन न्यूरोसिस का मतलब समझते हैं आप? न्यूरोसिस का मतलब होता है कि दुनिया को और दूसरे इंसानों को ऐसे चाहना जैसे कि वो नहीं है। दुनिया में लोग जैसे हैं उनको उससे मुख्तलिफ चाहना। हद में हो तो कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को जैसे बनाना चाहते हैं तो कोशिश कर देखें। ये जो डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट है और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जी मुझे मिठाई बहुत पसंद है तो मुझे क्यों डायबिटीज़ हो गई, मुझे घी बहुत पसंद है तो मेरा कोलेस्ट्रॉल क्यों हाई हो गया, और मुझे शराब बहुत पसंद है तो मुझे ही माफ़क क्यों नहीं है, मुझे मछली बहुत पसंद है लेकिन मैं मछली खाऊं तो सारे जिस्म पे ख़ारिश शुरू हो जाती है। लोग बताते हैं ऐसा कि जो चीज़ आपको पसंद है तो वो चीज़ जो है बाज़ औक़ात आपके लिए मना हो जाती है, तो आपको बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, पर ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे बेबी को बेस पसंद है, ये अब है पसंद लेकिन बेस मुयस्सर नहीं है। अब अच्छी तरह से इस बात को समझ लें कि कुछ चीज़ें हैं जो हैं जिनको कबूल करना पड़ता है जहाँ है और जैसे है की बुनियाद पर, क्योंकि इस दुनिया में जब हमें भेजा गया तो पहले को हमारे से सलाह मशवरा नहीं किया गया कि आपके साथ क्या सलूक किया जाएगा, और कोई पूछा नहीं गया कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपकी पसंद नापसंद क्या है। बस ऐसे इंसानों को दुनिया में भेज दिया जाता है जैसे जो धोबी को देने वाले कपड़े गैलरी में पड़े होते हैं तो ठा के ऊपर आके बच्चा गिरता है। तो इस तरह पैदा होते हैं ना लोग। अक्सर मुझे बताते हैं कि बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, या तो वो अस्पताल से जाके तो पेमेंट करके लिए जाते हैं, बच्चे अक्सर ऐसे ही बताते हैं, या किसी कौवे ने आके तो बास्केट रखी तो उसमें तुम थे। कोई बच्चे पूछते हैं ना घर वालों से कि मैं कहाँ से आया, तो घर वालों ने फिर अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करना होता है कि तुम बारिश में गिरे थे, तुम ज़मीन में घास के दरमियान ही उग गए थे, तुम बरसात में मेंढकों की बारात के साथ आए थे, वगैरह वगैरह। ये इस तरीके से चीज़ें, जो बातें परेशान कुन हैं उनको हम बैक बर्नर पे रख सकते हैं, उनको हम पीछे अपने दिमाग के पिछले हिस्से में दबा के रख सकते हैं। और हमारा जो माइंड है उसके दो हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है अनकॉन्शियस माइंड। अभी जो कुछ हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ये प्योरली कॉन्शियस माइंड है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि आपने कितने एक्सीडेंट किए थे नशे की बीमारी के दौरान, और आप मुझे बताते हैं 4, 3, 2, 5, 7, तो ये इंफॉर्मेशन
कॉन्शियस माइंड में है जो कि आपको वहाँ से एक्सेस करनी पड़ेगी। वो लाइब्रेरी है आपकी ज़िंदगी की, आपकी सोचों की, आपके ख्यालों की, आपके वाक़यात की। लेकिन होता यह है कि जो चीज़ें परेशान कुन हों, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उनसे बचना चाहता है, और उससे बचने के लिए वो अपने दरमियान और अनकॉन्शियस माइंड के दरमियान एक फायर वॉल बना लेता है। जो कंप्यूटरों में होती है ना फायर वॉल, के इसमें वायरस नहीं जा सकेगा, और वो फायर वॉल जो है ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होती चली जाती है वक्त के साथ साथ। जितनी बर्बादी होती है, जिसे हम कहते हैं आप सेट हो गए, जितनी बदनामी होती है, जितना रूहानी नुकसान होता है कि बंदे को लगता है मेरा कोई नहीं है, बंदे को अपनी नज़र में इज़्ज़त नहीं लगती, बंदा डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है अपने आप को। जिनको ओवर ईटिंग की आदत होती है, वो भी एडिक्शन है, तो वो भी डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। वो खाना नहीं खा रहे होते तो खाने के बारे में सोच रहे होते हैं। ड्रग्स करने वाले जब ड्रग्स नहीं कर रहे होते तो वो उनके बारे में सोच रहे होते हैं। और ये जो अपसेट होने का मामला है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि किस एरिए में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है? देखिए, एक फायर वॉल है जो कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के दरमियान है, और ये फायर वॉल जब तक है आपको अपने नुकसानात का, बर्बादियों का अंदाज़ा नहीं हो सकता। और अगर कोई इस मौजू पे बात करे तो फिर बंदा हाथ खड़ा कर देता है कि मैंने ऊपर वॉशरूम जाना है। आपको पता है ये बड़ा कॉमन है, जिसको अब हमने इस तरीके से सपोर्ट किया कि आप बैठ के बात सुन सकें कि अच्छा जाओगे तो फिर बाद में बैठ के फिर सुनना पड़ेगा। तो फिर भी तरीक़ेकार ऐसे होते हैं जिनमें जैसे फायर वॉल है कॉन्शियस माइंड में और अनकॉन्शियस माइंड में, और आपका कॉन्शियस एक बंदा है रिहैब में आया है, तीसरे दिन हंसता खेल रहा है, उठता फिर रहा है, घर वाले आए हैं, घर वाले भी बड़े खुश होते हैं। ये खुश होने की बात तो नहीं है कि अपने बेटे को मिलने आए हैं रिहैब में और वो हवा में उड़ता फिरता है, खुश हो रहा है, और वो हंसना खेलना चाहता है, वो टाइम पास करना चाहता है, और घर वाले इससे बड़े मुतमिन होते हैं, बड़े खुश होते हैं। एक टिपिकल मरीज़ जो कि रिहैब में आता है और विलिंग वेज में आता है, उसकी ज़िंदगी में खुशी का मकाम नहीं होता, उसकी ज़िंदगी में पछतावे का मकाम होता है, उसकी ज़िंदगी में अपसेट होने का मकाम होता है। उसके साल ज़ाया हो गए हैं, उसकी बदनामी हो गई है, और अब वो नशा भी नहीं कर रहा, तो इस चीज़ को वो महसूस कर सकता है। नशे में तो बंदा महसूस नहीं कर सकता। तो जो फायर वॉल है वो कितनी मजबूत होगी कि बंदा हंसता खेल रहा है, कितनी फायर वॉल मजबूत हो सकती है। और हमारा काम है कि उस फायर वॉल पे काम करें ताकि उसमें से कुछ जगह बना के हकायक आगे आ जाएं, कॉन्शियस माइंड में आ जाएं, और वो हर चीज़ को डिनाई ना करे। क्योंकि बाज़ पेशेंट्स की फायर वॉल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप उनके सामने हकायक बयान करें कि जो पेरेंट्स बताते हैं हमें, और जब उनसे जिक्र करते हैं कि आपके पेरेंट्स कहते थे कि आप रिटालिन भी इस्तेमाल किया करते थे, कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो कभी रिटालिन, तो पैसे ही नहीं मेरे पास होते रिटालिन, मुझे तो पसंद ही नहीं है रिटालिन पे पैसे खर्च करना। तो मुझे बताइए कि कोई पेरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो खाम खा मुद्दा अपने मरीज़ पे डाले? यार ऐसे पेरेंट्स कहाँ बसते हैं जो अपने बच्चों पे खाम खा मुद्दा डालें कि जी है भी करदा सी, इन्हें 6 एक्सीडेंट किए जबकि उन्हें कोई नहीं किया, और 6 बारी वो पुलिस फड़ के ले गई थे जबकि कोई नहीं लेके गई। तो कोई फैमिली वाले हैं शौकीन ऐसे कोई कि जो बिला वजह अपने बच्चे को रिहैब में करा दे? ये इंतहा का मुश्किल फ़ैसला है कि अपने बच्चे को किसी रिहैब में छोड़ के जाना, ये इंतहा का मुश्किल फ़ैसला है। ये जो कॉन्शियस माइंड है और जो अनकॉन्शियस माइंड है, जब इसके दरमियान फायर वॉल होती है तो बंदा अपसेट होता है, हमेशा अपसेट होगा, क्योंकि उसका जो दिमाग है उसमें जो माइंड है वो स्प्लिट है। दिमाग में माइंड होता है, जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, इसी तरह दिमाग में माइंड होता है, और वो स्प्लिट है। एक उसका कॉन्शियस पार्ट है, शऊरी पार्ट है उसका, और एक लाशऊरी पार्ट है। और उसमें ये बात तस्लीम करना कि वाकई मेरा नुकसान हो चुका है, ये बहुत मुश्किल काम है। आम आदमियों के लिए भी ये बहुत मुश्किल काम है
क्या आपने कभी देखा कि किसी के घर में कोई मर्ग हो जाए तो कोई एक ऐसा घर का फर्द होता है जो कहता है कि नहीं नहीं जिंदा है, देखो सांस चल रही है, देखो नब्ज चल रही है, और देखो जिस्म गर्म है, और डॉक्टर साहब फिर दोबारा चेक करें अगर अस्पताल में हो तो ये अगर फ़र्ज़ करो वो फौरी एक्सेप्ट करे, उसको नुकसान हो सकता है, सदमे से वो बेहोश हो सकता है। आपने देखा होगा कई लोग सदमे से बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि सदमे से जो बेहोशी होती है उससे बचाने के लिए ये निज़ाम है कुदरत ने रखा हुआ कि कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के दरमियान एक फायर वॉल होती है, और जो हमारा माइंड है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे तक चलता है, और जो जो पीछे चलते जाएं वो अनकॉन्शियस माइंड है, जो जो आगे आते जाएं वो कॉन्शियस माइंड है। और कॉन्शियस माइंड को हमेशा ज़रूरत रहेगी फीडबैक के लिए एक अनकॉन्शियस माइंड की तरफ देखेगा। जैसे अगर आपका बचपन का कोई दोस्त मिले 30 साल के बाद, हुलिये बदल चुके हैं, और आप उसको देखते हैं, आप कहते हैं यार बंदा कौन है, फिर वो आपको देखता है, आप उसको देखते हैं, और विद इन 30 सेकेंड टू 1 मिनट आपको सारी बात याद आ जाती है कि वो स्कूल में साथ पढ़ता था या आपके साथ उसका क्या रिलेशनशिप था। लेकिन अगर फायर वॉल इसलिए हो कि आपको हकायक पता ना चले, तो फिर आप पहचान लेंगे बचपन के दोस्त को? नहीं पहचान सकेंगे। फिर आपको लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्योंकि वोकेबलरी आपकी अनकॉन्शियस माइंड में होती है, तो बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। और जब आप एक फायर वॉल खड़ी कर लेते हैं तो आपका जो माइंड है वो स्प्लिट हो जाता है, और आप बहुत सारी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाते, और आपको बहुत सी चीज़ें याद भी नहीं रहती जो कि आपके करने की होती। इस बात का इम्कान कितना है कि वालिदैन आप पे झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे। हर वालिदैन की तमन्ना होती है कि मैं फ़ख्र से अपने बच्चे के बारे में कोई बात कर सकूं। वो नहीं मान रहे होते। मैंने लोगों को लड़ते देखा है, जब किसी के माँ बाप को कोई जाके कहता है कि आपके बच्चे को सिगरेट पीते हुए या चरस पीते हुए देखा था, तो वो बहुत नाराज़गी और लड़ाई कर लेते हैं, क्योंकि उनकी दुनिया अंधेर हो जाती है, दुनिया उलट पुलट हो जाती है। और ये जो अपसेट होना है, इसका जो एक पहलू है जिसे हम डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट कहते हैं, या जिसे हम अनमैनेजेबिलिटी कहते हैं, यानी बीमारी का नज़रिया कि नशा माफक नहीं है और ज़िंदगी ख़राब है या बर्बाद है या गैर मुनज़्ज़म है या अनमैनेजेबल है, ये काम अच्छे तरीके से अगर किया जाए तो उस बंदे के अंदर क्या फ़र्क आएगा? अगर किसी को पता चल जाए कि मैं अब सेफली नशा नहीं कर सकता और ऑलरेडी नशे ने मेरी ज़िंदगी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, तो आगे वो क्या करेगा? इरादा कर लेगा कि मैं नशा ना करूं। लेकिन इरादा काफ़ी नहीं होता। अगर कोई बंदा इरादा कर लेता है कि मैं वज़न कम करूंगा, तो क्या वो कर सकता है? अगर कोई बंदा खाली इरादा कर लेता है कि मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, और अगर कोई बंदा इरादा कर लेता है कि मैं जुआ नहीं खेलूँगा, और अगर कोई बंदा इरादा कर लेता है कि मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा, या अगर कोई बंदा इरादा कर लेता है मैं अब एक्सरसाइज करूँगा, तो क्या इरादे आमतौर पर कामयाब हो जाते हैं? नहीं होते, मसाइल होते हैं, और वो जो मसाइल है वो हल करने पड़ते हैं। लेकिन इरादे से गाड़ी की इग्निशन हो जाती है, यानी जो आप चाबी घुमा देते हैं, गाड़ी वहीं खड़ी है लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आप फिर पहला गियर लगाएंगे, फिर गाड़ी थोड़ी चलेगी। तो ये हो जाएगा, अगर ये बात समझ में आ जाए तो एक इरादा बन जाएगा, फिर इलाज बामानी नज़र आने लगेगा, फिर रिहैब में हॉल नहीं पड़ेंगे, फिर वो फॉलोअप के लिए तैयार हो जाएगा। जो इंडोर ट्रीटमेंट किया जाता है उसका नंबर 1 पर्पज़ क्या है, नंबर 1 गोल क्या है? आउटडोर में आए। और अगर कोई बंदा आउटडोर में खुद ही किसी दिन आ जाता है, पहले कभी आया ही नहीं, और सीधा ही आउटडोर में आके मुझे मिलता है और कहता है डॉक्टर साहब इधर उधर देख के कि मेरा शराब का मसला है, मैं अच्छा खासा बिजनेसमैन हूँ, मेरा काम ख़राब हो रहा है, तो मैं इस मसले को हल करना चाहता हूँ, तो बताइए मैं क्या करूँ? तो वो बंदा प्रोग्रेस में कहाँ खड़ा है? यानी इंडोर का जो काम है वो कर चुका है अपने आप पे, वो अब कह रहा है कि जी मेरा बताइए, तो ऑलमोस्ट वो काफ़ी काम कर चुका है,
क्योंकि उसने बर्बादी देख ली है, उसने ये भी देख लिया है कि जो नशा है जब मैं करता हूँ तो मुझे उसका उल्टा असर होता है। मैं जब शराब पीता हूँ तो मैं ड्रंक हो जाता हूँ, मेरी स्पीच स्लर करती है, मैं लड़खड़ा के चलता हूँ, मैं काइंड नहीं रहता, मैं अनकाइंड हो जाता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, मुझसे उठ के चला नहीं जाता, और मैं रिलैक्स नहीं होता, मैं गाली गलोच करता हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स करता हूँ, कनाडा कॉल करके गाना कटता है। अब तो सहूलत बड़ी है ना कि फ्री में आप कर सकते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स कर करके तो वो जो कुछ भी किसी को कहना होता है तो वो कहता है। आप समझ लें कि जो इंडोर ट्रीटमेंट है उसका जो बुनियादी पर्पज़ है वो पेशेंट्स में वो जज्बा पैदा करना होता है जो उनके वालदैन के अंदर ऑलरेडी पैदा हुआ होता है। जब हमारे पास वालदैन आते हैं दे आर मोर देन मोटिवेटेड, और वो एक ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कि उनकी मोहब्बत के लिए एक इम्तिहान बन जाता है कि अपने बच्चे को छोड़ के जाना। और ये जो वालदैन जहाँ खड़े होते हैं पहले दिन, 100वें दिन पे हमने मरीज़ को वहाँ खड़े करने की ज़िम्मेदारी उठानी होती है, जो हम कभी निभा पाते हैं, कभी नहीं निभा पाते। लेकिन अब हमने और सीरियस जो लोग आप में से कुछ लोग ज़्यादा अरसे से जानते हैं तो उनको पता है कि हमें हर वक्त बेचैनी लगी रहती है कि हम देनदार हैं, तराजू का पलड़ा ठीक नहीं चल रहा, उसका झुकाव जो है वो हमारी जानब है, और ये एक अंदर से चुभता हुआ एहसास होता है कि आप देनदार हैं। जब आपने किसी का उधार देना हो तो आपको काफ़ी कोफ्त होती है ना, तो इसी तरीके से हमें भी होती है। तो फिर हम रोज़ाना सुबह सर जोड़कर बैठते हैं, सब डायरेक्टर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और 1 घंटे तक बातचीत करते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर करें, कैसे नाप तोल का निज़ाम हो। तो अगर पहले दिन हम किसी को लिखें कि वो 70% अपसेट है, ये 70% जो अपसेट है इसके साथ एक नेगेटिव साइन होगा, और वो नेगेटिव साइन चंद दिन के बाद 70 की बजाय शायद -40 हो, फिर -20 हो, फिर न्यूट्रल हो, और फिर वो सेट होने की तरफ चल रहा हो। 10% सेट है। और अगर आप में से हमें कोई पूछे कि हमारे मरीज़ का क्या हाल है, जैसे फ़ोन करके पूछते हैं, तो मुझे क्या कहना चाहिए? तो कहेंगे डॉक्टर साहब खैर है कि अपसेट है। तो हम कहते हैं कि अभी भी वो कह रहा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ। कोई भी नशा की बात हो ना तो पेशेंट कहते हैं वंस इन ए ब्लू मून, मतलब कोई बात करने आप कहते हैं कि अच्छा तो चरस पीते हैं आप, कहते हैं चरस, मतलब जैसे पहली दफ़ा नाम सुना है। वैसे चरस का नाम आजकल चरस नहीं है, चरस का नाम वीड है, ये ज़रा अच्छा लगता है। तो वो कहता है कि जी डॉक्टर साहब चरस, मैं कहता हाँ चरस, तो वंस इन ए ब्लू मून। मैं कहता हूँ कि शराब, कहते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। मैं फिर कहता हूँ मैं कोई गलती कर गया, तो फिर मैं सफ़ा पलट के देखता हूँ, वो TLC रिपोर्ट देखता हूँ, मैं कहा हाँ शराब, कभी वो छोड़ दी, ख़त्म कर देती है, मुका देती है बिल्कुल, अब नहीं। तो ये सारे डिनाइल की बातें हैं, और यही अपसेट करने का बायस बनती हैं, जिसमें बंदा कोशिश करता है कि किसी ऐसे बंदे से सामना ना हो जो उस फायर बॉल को नुकसान दे। अब्बा के बारे में क्या हाल है, मिलने को दिल करता है अब्बा को। जब बंदा नशा कर रहा हो तो अब्बा सुबह शाम एक्सरे करते हैं, अब्बा ने चेक करना होता है कि शहजादा सलीम क्या करके आया है। वो उस फायर वॉल को ख़राब करते हैं ना, फायर वॉल को ख़राब करते हैं, हाँ वो नशे ही उतार देते हैं नशे उतार। तो देखिए पहले तो अपसेट है, तो हम मान लेते हैं कि 100% अपसेट है, तो हमें जल्द से जल्द उसको न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल। और उसके बाद जो है पॉजिटिव सफ़र शुरू होना चाहिए एज सून एज़ पॉसिबल। और जब वो घर जाने लायक हो 100 दिन के बाद, तो क्या होना चाहिए? आउटडोर में मोटिवेटेड हो पूरी तरह से, और घर वालों के साथ दिल से बात कर सके कि हाँ ये मुझसे हुआ है, आई एम सॉरी,
और मेहरबानी आपने मुझे अच्छी राह पे लगाया है और मैं ये काम करना चाहता हूँ। जब भी फैमिलीज़ मेरे पास आती हैं एडमिशन के टाइम पे, तो मैं सबसे पहला फ़िक्रा उनसे ये कहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपको इस मुसीबत का सामना हो गया है, बहुत अफसोस है। इट्स माई ड्यूटी कि आपको मैं बताऊं कि बहुत अफसोस है कि आपको इस मुसीबत का सामना करना पड़ा जिसे नशे की बीमारी कहते हैं। और ये आपकी ज़रूरत है कि आपका कोई भी रिश्तेदार जब आपसे मिले और उसे पता हो कि आपका बच्चा नशे की बीमारी में मुब्तला है, तो उसे कहना चाहिए कि बहुत अफसोस हुआ आपका बच्चा। लेकिन आप तो खुद ही नहीं बताते, तो आपसे बात कैसे करें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो ये बात करेंगे तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन मुझे बताइए कि जब आपका कोई माली नुकसान होता है, जब आपका कोई मोबाइल छीन के ले जाता है या चोरी हो जाता है, तो लोग आपसे क्या कहते हैं? अफसोस करते हैं ना। अगर नौकरी छूट जाए, कारोबार ख़राब हो जाए, कोई डिवोर्स हो जाए फैमिली में, तो क्या कहते हैं लोग? अफसोस का इजहार करते हैं। दुनिया में कुछ दिन हैं जिनको हम बुरे दिन कहते हैं, जो 5-7 तरह के बुरे दिन हैं। और वो जो बुरे दिन हैं वो इस तरह है जैसे कोई बीमारी का हो जाना, डायबिटीज़ हो जाना, एडिक्शन हो जाना, कैंसर हो जाना बुरे दिन हैं। नौकरी से जॉब मिलना, लॉस ऑफ लव्ड वन, ब्रेकअप हो जाना, या इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं हुई तो बंदे का बुढ़ा हो जाना, इट्स ए लॉस। जब बंदे को चेहरे पे झुर्रियाँ नज़र आने लगें, जब उसे वो बात नज़र ना आए जो कि पहले उसमें होती थी, तो ये एक तकलीफ़ दे काम होता है। और उसमें उसको ज़रूरत होती है कि कोई उसके साथ कंसोल करे, उसे बताए कि आपका सेल फ़ोन चला गया है, कोई नहीं, पुराना मॉडल सी नवा मॉडल आ जाएगा, या कुछ इस तरीके से कोई ना कोई बात उसके साथ अगर की जाए तो वो रिकवरी उसकी हो सकती है। और इसी तरह बाहर नहीं कर सकते तो मियाँ का काम है कि बीवी के साथ बेटे की एडिक्शन के बारे में बात करते हुए अफसोस का इजहार करे एवरी डे, और बीवी खामद के साथ अफसोस का इजहार करे कि बहुत अफसोस है कि बेटा। तो ये जो अफसोस को मनाना होता है, इसको ग्रीफ रिकवरी कहते हैं। ये साइंटिफिक बात है, ग्रीफ रिकवरी यानी उस सदमे में से निकलना, ग्रीफ रिकवरी कहलाता है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कभी करके देखें ये एक्सरसाइज, जब हम एक दूसरे के साथ ये बार बार जिक्र करते हैं कि ये नुकसान हो गया। और आप कभी देखें कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट टीम है जब मैच हार जाती है या कोई टूर्नामेंट हार जाती है, जियो वाले शुरू हो जाते हैं अफसोस का इजहार करने, रोना धोना शुरू हो जाते हैं, पूरी कौम रो रही होती है, लोग अपना टेलीविज़न तोड़ देते हैं, खाना शाना नहीं खाते, उसको बाकायदा मनाते हैं, और हार को भी मनाते हैं और जीत को भी मनाते हैं। लेकिन नशे की बीमारी में जब हमें बहुत बड़े सदमे का सामना होता है, तो उस सदमे की मौजूदगी में ना कोई हमें कहता है कि बहुत अफसोस हुआ, आपको इस परेशानी का सामना है, ना हम सुनना चाहते हैं। इट इज़ ए म्यूचुअल कॉन्स्पिरेसी ड्यू टू शेम। तो ये जो चीज़ों का नाप तोल का निज़ाम है, मैं आपको बताऊं कि ये दुनिया में बहुत सारी चीज़ें पहले नापी तोली नहीं जाती थी। जब नाप तोल का निज़ाम आया तो उनकी क्वालिटी बढ़ गई। जैसे वक्त है, बहुत पुरानी बात नहीं है कि वक्त को नापा तोला जाने लगा। आपके ख्याल में लोग 1000 साल पहले क्या कहते होंगे कि आपसे मैं कितने बजे मिलने आऊँगा? सूरज गुरूब, सूरज तलू और सपहर वक्त, मतलब इस तरह की सारी बातें करके। इस तरह की बात तो नहीं होती थी कि आपकी फ़्लाइट 7:11 पे है दुबई के लिए, ऐसी तो बात नहीं थी ना। और 11 मिनट, और हो सकता है कि आगे सेकंडों की बात भी हो। आपको पता है कि अब घड़ियाँ सेकंड का 10वां हिस्सा या सेकंड का 100वां हिस्सा भी नाप लेती हैं, और आप बहुत अच्छी तरह से वक्त को नापने लगे हैं। तो वंस यू स्टार्टेड, जैसे हमने ये अब शुरू किया है कि अपसेट है, और अपसेट होने के 4 इंग्रेडिएंट हैं। तो इस पे जब नाप तोल का निज़ाम है, तो आपके फैमिली मेम्बर जो हमारे साथ होते हैं, किसी दिन भी आप पूछ सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, उसका फिज़िकल स्टेटस क्या है, उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या है, और उसका सोशल स्टेटस क्या है, और
उसका स्पिरिचुअल स्टेटस क्या है, उसकी फायरवॉल के क्या हालात हैं, उसका कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड आपस में कुछ राब्ते उनके हुए कि नहीं हुए, और उनका मूड और मिजाज कैसा है। और आपको हमेशा तवक्को रखनी चाहिए कि बीच में जो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी कि वो अपसेट है, तो उसके ऊपर डिस्कशन होगी कि अपसेट क्यों है, ट्रीटमेंट में कहाँ ख़राबी है कि वो अपसेट है। अभी 30 दिन हो गए हैं उसको आए हुए थे, ट्रीटमेंट में कहाँ ख़राबी है, और उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए कि अपसेट है तो अपसेट क्यों है। और जूं मंजिल नज़दीक आए, जैसे किसी ट्रेन ने लाहौर पहुंचना हो और उसका टाइम शाम 7 बजे हो और वो 6:30 बजे साहिवाल पहुंची हो, तो आप क्या फ़िक्र करते हैं, लेट हो गई। तो फिर कुछ लेट निकालने की कोशिशें भी तो होती हैं ना, वो कोशिशें वो करते हैं, उसको लेट को निकालने की कोशिश करते हैं।